जरा एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जहां लोग आज भी सदियों पुराने पवित्र पेड़ों की पूजा करते हैं और साथ ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन वोट भी डाल देते हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यही एस्टोनिया की कहानी है। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों से भी जुड़ा है और जिसकी नज़र सीधे भविष्य पर टिकी है। चलिए इस अनोखे सफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक तरफ है जंगल और प्रकृति से इतना गहरा लगाव, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड डिजिटल सोसाइटी में से एक। देखिए, ये सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है, बल्कि यही तो एस्टोनिया की पहचान का असली सार है। लेकिन सवाल ये है कि कोई देश इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर कैसे चल सकता है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक ऐसी संस्कृति जिसने सदियों तक अपनी पहचान को हर हाल में बचाए रखा, वो आज़ादी मिलते ही भविष्य की ओर इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा गई। आइए इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, एस्टोनिया के इस डिजिटल भविष्य को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उसके अतीत की गहराइयों में। और ये अतीत कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 700 साल तक विदेशी शासन का बोझ। और सच कहें तो यही संघर्ष है जिसने उनकी आज की पहचान की नींव रखी है। तो बहुत पहले जो एस्टोनियन थे वो फिनो-उग्रिक जनजातियों का हिस्सा थे, और उनकी संस्कृति में दो चीजें सबसे ज्यादा अहमियत रखती थीं। एक तो गीत और दूसरा प्रकृति। मतलब उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या पेड़ पौधे नहीं थे, बल्कि पवित्र जगह थी। और ये जुड़ाव, ये लगाव आज भी उनकी संस्कृति में जिंदा है। अब ये जो टाइमलाइन दिख रही है, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एस्टोनिया के संघर्ष की पूरी दास्तां है। सोचिए, सदियों तक एक के बाद एक विदेशी ताकतें आती रहीं, इस जमीन पर राज करती रहीं, लेकिन वो कभी भी यहाँ के लोगों की हिम्मत को, उनकी आत्मा को नहीं तोड़ पाए, बल्कि हर कब्जा उनकी आज़ादी की आग को और भड़काता गया। सदियों के अंधेरे के बाद आखिरकार 1918 में आज़ादी का सूरज निकला। पहली बार एस्टोनिया ने एक आज़ाद देश की हवा में सांस ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये खुशी बस 22 साल ही टिक पाई, और फिर इतिहास ने एक और बहुत बुरा मोड़ ले लिया। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार कब्जे का एस्टोनिया ने जवाब कैसे दिया। उनका तरीका बहुत अलग था। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उनका जवाब था उनका कल्चर। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो दिलों में, आवाज़ों में और गीतों में लड़ी जा रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 1,33,000। इतने सारे लोकगीत। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एस्टोनिया की रूह का सबूत है। जब उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने गीतों के जरिए अपनी कहानियों को, अपनी पहचान को जिंदा रखा। और इसी परंपरा से जन्म हुआ द सिंगिंग रेवोल्यूशन का। सच में ये दुनिया का शायद सबसे अनोखा विरोध प्रदर्शन था। यहाँ कोई बंदूकें नहीं थी, कोई पत्थर नहीं थे, बस आवाजें थीं। लाखों लोग एक साथ मिलकर वो देशभक्ति के गीत गा रहे थे जिन पर बैन लगा हुआ था, और उनकी ये आवाज टैंकों से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुई। ये जो लाइन है झुकने से एक शानदार इनकार, ये सिंगिंग रेवोल्यूशन की भावना को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। इसका साफ साफ मतलब था कि हम झुकेंगे नहीं। ये गुलामी को ना कहने का एक खूबसूरत और बहुत मजबूत तरीका था। इस शांतिपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा पल, इसका क्लाइमैक्स था द बाल्टिक वे। जरा कल्पना करके देखिए, 20 लाख लोग 3 देशों से हाथ में हाथ डाले 675 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं। ये सिर्फ एक ह्यूमन चेन नहीं थी, ये आज़ादी की एक जिंदा धड़कती हुई दीवार थी। और इस दीवार की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। आखिरकार 1991 में एस्टोनिया एक बार फिर आज़ाद हो गया। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब आगे क्या? यहाँ एस्टोनिया ने कुछ कमाल का किया। उन्होंने सिर्फ टूटे फूटे देश को दोबारा नहीं बनाया, उन्होंने खुद को पूरी तरह से फिर से खोज लिया, मतलब कि रीइन्वेंट कर लिया। और इस बार उनका हथियार क्या था? टेक्नोलॉजी। सोवियत संघ से आज़ाद होते ही एस्टोनिया ने तेजी से फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपनाया, और बदलाव की स्पीड इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा तेज कि उसे बाल्टिक टाइगर का निकनेम मिल गया। आज़ादी के बाद एस्टोनिया ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उन्होंने पुराने सरकारी कागज पत्र के सिस्टम को एक तरफ रखा और सीधे भविष्य में छलांग लगा दी। सोचिए, ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश, हर नागरिक के लिए एक डिजिटल आईडी, सारी सरकारी सेवाएं पेपरलेस। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था,
ये एक नए आसान और पारदर्शी देश को बनाने का वादा था। और उनका ये डिजिटल नजरिया उनकी अर्थव्यवस्था में साफ दिखता है। इस चार्ट में देखें तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई 2027 तक 2.2% पर आने का अनुमान है। ये एक स्थिर और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था का बहुत ही अहम संकेत है। चलिए अब बात करते हैं आज के एस्टोनिया की। भले ही आकार में ये देश छोटा है, लेकिन जब बात संस्कृति और भूगोल की आती है तो इसका वजूद बहुत बड़ा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटा देश मतलब नक्शे पर कहीं गुम हो जाएगा, लेकिन एस्टोनिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने बाल्टिक पड़ोसियों में सबसे छोटा होने के बाद भी सबसे लंबी तटरेखा, सबसे बड़ा द्वीप और सबसे ऊंची चोटी सब एस्टोनिया के पास है। मतलब ये देश हर तरह से अलग नजर आता है। और आज भी इस सारी टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के बीच एस्टोनिया की असली आत्मा उसकी परंपराओं में जिंदा है, उनकी अनोखी भाषा में, उनके मशहूर सोना कल्चर में जिसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है, और सबसे बढ़कर उनके जंगलों से उनके गहरे रिश्ते में। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये उसकी हिम्मत और पहचान का प्रतीक है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एस्टोनिया का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी या फिर उनकी अपनी पहचान जो इतनी मजबूत है? शायद उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली प्रगति तब होती है जब तकनीक और पहचान दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं।